नमस्कार, आदाब। दुनिया अपडेट में आपका स्वागत है। आइए आपको दिखाते हैं क्या क्या घटा दुनिया में इस हफ्ते। लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। लड़खड़ा रही है चीन की अर्थव्यवस्था, ग्लोबल मंदी की आशंका। आमने सामने आए ईरान और सऊदी अरब, मिडिल ईस्ट समेत पूरी दुनिया हुई परेशान। और 73वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड का हुआ आयोजन। चीन के सितारे गर्दिश में दिखाई दे रहे हैं। चीन की ड्रैगन इकोनॉमी की नैया डूबती नजर आ रही है। शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट हो रही है। गिरावट के मद्देनजर तो एक बार शेयर बाजार में सर्किट ब्रेकर लगाना पड़ा, मतलब कारोबार अचानक रोकना पड़ा। ऐसा लगता है मानो निवेशकों का चीन से भरोसा उठ गया है। चीन के लड़खड़ाने की वजह से पूरी दुनिया में अफरा तफरी का आलम है और ग्लोबल मंदी की आशंका जताई जा रही है। एशियन टाइगर कहे जाने वाले चीन की अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता दिखाई दे रही है। आर्थिक मोर्चे पर चीन की खराब परफॉर्मेंस के मद्देनजर इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड और द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने भविष्य में तरक्की के अनुमान को घटा दिया है। वैसे चीन में राजनेताओं का कहना है कि अर्थव्यवस्था ठीक हालत में है और घबराने की कोई बात नहीं है और जल्द ही अर्थव्यवस्था में नई जान आएगी। हालांकि हालात पर गौर करें तो मौजूदा सूरत हाल में ऐसा होना महज ख्याली पुलाव नजर आ रहा है। Well, I think there's still great uncertainty as to where the Chinese economy is going. I'm still sticking by my view that we're going to see a much weaker currency going forward. Certainly, that has been the case since the mini deval that we saw last August. I think ultimately we'll see yuan dollar ending up somewhere around about 7.3, which is way below what the market's currently thinking. ये कोई डर नहीं बल्कि सच्चाई है कि एशिया की सबसे बड़ी ताकत चीन की इकोनॉमी पर इन दिनों सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पिछले 2 दशक में चीन की ग्रोथ सबसे कमजोर हुई है। इसके अलावा चीन में आतंकवाद की दस्तक भी सुनाई दे रही है। आए दिन जिंगजियांग में हो रही आतंकवादी घटनाओं ने चीन को झकझोर दिया है। जाहिर सी बात है कि चीन के सामने चुनौतियां कई हैं और अगर आगे बढ़ना है तो इन मुश्किलों पर काबू पाना होगा। बेशक चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन उसकी मंशा नंबर 1 बनने की है और इसी चक्कर में चीन भी पूंजीवादी व्यवस्था की राह पर चल पड़ा है। लेकिन इस राह के अपने खतरे हैं और आज हालात ये हो रहे हैं कि कभी सरपट भागने वाला चीन आज रेंगता हुआ नजर आ रहा है। There's been a lot of volatility, uncertainty, apprehension as far as the Chinese markets are concerned, but also as far as the Chinese economy is concerned. And I guess the fact that we've seen once again effectively a devaluation of the yuan in the global currency markets was the catalyst for today's action. अब ये साफ हो गया है कि चीन की विकास दर 7% से नीचे जाएगी। चीन के शेयर बाजारों का ये हाल है कि इस दौर को द ग्रेट फॉल ऑफ चाइना कहा जाने लगा है। चीन में आर्थिक धीमेपन का असर दुनिया भर में दिख रहा है। हालांकि भारत को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। चीन में आर्थिक सुस्ती का मतलब है कि बड़े देश वहां निवेश करने से बचेंगे और बेहतर रिटर्न की उम्मीद में भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था में निवेश कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो भारत में तरक्की को पंख लग सकते हैं और मेक इन इंडिया सही मायनों में कारगर साबित हो सकता है। अब वक्त है एक ब्रेक का। मिडिल ईस्ट के 2 बड़े और शक्तिशाली देश सऊदी अरब और ईरान में लगातार तनाव बना हुआ है। शिया धर्मगुरु निम्र अल निम्र को मौत की सजा दिए जाने के बाद से ही ईरान नाराज चल रहा है। उसने सऊदी अरब से अपने राजनयिक रिश्ते भी तोड़ लिए हैं। दोनों देशों के रिश्तों को पटरी पर लाने के लिए अमेरिका और चीन जैसे बड़े मुल्क सक्रिय हो गए हैं, लेकिन फिलहाल कोई सफलता मिलती दिखाई नहीं दे रही है।
इस बीच ऐसी खबर आ रही है कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान बढ़ी हुई दूरी एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। तो क्या है ये साजिश और इसका मिडिल ईस्ट पर कैसा असर पड़ेगा, आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। मिडिल ईस्ट की दो बड़ी ताकतें ईरान और सऊदी अरब आज आमने सामने खड़ी हैं। सऊदी अरब के साथ साथ उसके सहयोगी देश बहरीन और सूडान ने भी ईरान से संबंध तोड़ लिए हैं, जबकि संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान से अपने कुछ राजनयिक वापस बुला लिए हैं। सऊदी अरब ने जब से शिया धर्मगुरु निम्र अल निम्र को मौत की सजा दी है, ईरान में इसके खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। कुछ दिनों पहले तेहरान में सऊदी अरब के वाणिज्यिक दूतावास में आगजनी की घटना के बाद से ही चिंगारी भड़क उठी है। We are not natural born enemies with Iran. It is only the behavior of the Iranian government that continues to interfere in the internal affairs of other countries, particularly our Arab countries, including our own, that is causing us to take this position. जर्मन खुफिया एजेंसी BND ने सऊदी अरब को लेकर एक गोपनीय रिपोर्ट तैयार की है, जिसके मुताबिक सऊदी अरब दूसरे देशों में लगातार घुसपैठ के मंसूबों पर काम कर रहा है। इस काम को सऊदी अरब के रक्षा मंत्री मोहम्मद बिन सलमान तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। उन्हें शाह सलमान का सबसे चहेता बेटा समझा जाता है। बीते दिनों में सीरिया और यमन में भी सऊदी अरब ने अपनी दखलंदाजी काफी बढ़ा दी है, हालांकि उसे कोई खास कामयाबी मिलती दिखाई नहीं दे रही। First to be form alliance of the Muslim countries, those who are seeking natural or neutral position in this conflict, like Malaysia, Turkey, Indonesia, and even we can include the Bangladesh in this alliance, and they come and to request the both countries and for the peaceful resolution of this confrontation. ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौता होने से सऊदी अरब काफी नाराज चल रहा है। हालांकि एक बयान में सऊदी अरब ने सफाई दी है कि ईरान से उसकी नाराजगी हालिया घटनाओं की वजह से नहीं है, बल्कि इसके पीछे 3 दशक का लंबा अनुभव है। दो बड़ी ताकतों की रस्साकशी से दुनिया के बड़े-बड़े देश हैरान और परेशान हैं। दरअसल इन दोनों ही देशों में कच्चे तेल और गैस का बहुत बड़ा भंडार है। 100 से ज्यादा मुल्क अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इन दो देशों पर निर्भर हैं। जाहिर सी बात है कि अगर तनाव यूं ही बरकरार रहता है तो इसका असर तेल के खेल पर ज्यादा पड़ेगा, जिससे दुनिया भर के जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमी प्रभावित हो सकती है। अब पेश है हमारा सेक्शन खबरें सुपरफास्ट। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका और चीन के अफसरों के बीच तालिबान मसले पर बातचीत हुई है। अब जल्द ही अफगान सरकार और तालिबान के बीच डायरेक्ट मीटिंग हो सकती है। चारों देशों ने बयान जारी करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच जल्दी बातचीत शुरू होनी चाहिए। चारों देशों की बैठक में पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज अहमद चौधरी, अफगानिस्तान के उप विदेश मंत्री हिकमत खलील करजई, अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि रिचर्ड विल्सन और चीन के प्रतिनिधि डेंग शिजून ने भाग लिया। नए साल के मौके पर जापान के लोग शोर शराबा करने की बजाय मंदिर जाना बेहद पसंद करते हैं। ये जापान की बरसों पुरानी परंपरा का हिस्सा है। इसे हात्सु मोदे कहा जाता है। बहुत से लोग आधी रात को तो वहीं बहुत से लोग नए साल की पूर्व संध्या पर मंदिर जरूर जाते हैं। मंदिरों में जाकर ये लोग नए साल के लिए खास दुआ मांगते हैं। खास तौर पर तरक्की, सेहत, समृद्धि की दुआएं मांगी जाती हैं। लोग तावीज और बहुत सी धार्मिक वस्तुएं भी नए साल में खरीदते हैं। हमा या एरो ऐसा ही एक खास किस्म का तावीज होता है, जिसे मंदिर का पुरोहित मंत्र पढ़कर अभिमंत्रित करता है और फिर इसे भक्तों को दिया जाता है। इस दौरान भक्तों को गर्म पानी भी दिया जाता है। इस परंपरा की खासियत यह है कि अगर आप धार्मिक नहीं भी हैं, तो भी यहाँ इस उत्सव में आपका स्वागत है। जापान में 47 प्रांत हैं
और हर एक की अपनी कुछ खासियत है। हर एक का अपना विशेष खान पान है। ऐसे ही एक मॉल में नए साल के दौरान आधुनिकता और परंपरा का मेला सा लगता है। नए साल के मौके पर तो भीड़ भाड़ वैसे भी काफी बढ़ जाती है। मीडिया मुगल कहे जाने वाले रूपर्ट मर्डोक 59 साल की सुपर मॉडल जेरी हॉल से शादी करने जा रहे हैं। लॉस एंजलिस में पिछले हफ्ते दोनों ने सगाई की। जेरी हॉल ने आज तक शादी नहीं की है, लेकिन वे सिंगर सर मिक जैगर के साथ लंबे वक्त तक लिव इन रिलेशन में रह चुकी हैं। जेरी और रूपर्ट का रिलेशन पहली बार अक्टूबर में सामने आया था। तब वे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच रग्बी वर्ल्ड कप का फाइनल देखने गए थे। ऑस्ट्रेलिया में जन्मे मर्डोक अमेरिका के नागरिक हैं और ये उनकी चौथी शादी होगी। उनके पास लगभग 85,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। यहाँ पर लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। हाल ही में हॉलीवुड के बेहद प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब अवार्ड का आयोजन किया गया। इस खास समारोह में हॉलीवुड के तमाम बड़े सितारों ने अपनी छटा बिखेरी। गौरतलब है कि 73 साल पुराने इस अवार्ड की शोहरत ऑस्कर के बराबर है और इसे हासिल करना हर कलाकार का सपना होता है। Welcome to the 73rd annual Golden Globe Awards. अमेरिका में 73वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड समारोह में हॉलीवुड के तमाम सितारे जमीन पर उतरे नजर आए। हॉलीवुड से ताल्लुक रखने वाला छोटा बड़ा हर कलाकार यहाँ मौजूद था। द रेवेनेंट 73वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में बड़ी विजेता बनकर उभरी और पुरस्कारों की हैट्रिक लगाने में कामयाब रही है। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब मिला। Would you like to come visit me this Sunday? जबकि सबसे ज्यादा निराशा समलैंगिक महिलाओं के रोमांस पर आधारित कैरल के हाथ लगी, क्योंकि उसे 5 नामांकन के बावजूद खाली हाथ ही लौटना पड़ा। Anytime you can vent emotions that are real, I think it's very, very helpful. And most importantly, I just wanted to respect his memory, and I think we did. So it was good. गोल्डन ग्लोब अवार्ड के दौरान कुछ चौंकाने वाले नतीजे भी देखने को मिले। मसलन मशहूर पॉप गायिका लेडी गागा को उनके गाने के लिए नहीं, बल्कि एक सीरियल में निभाए गए उनके किरदार के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया। वैसे इसके अलावा एक और सरप्राइज देखने को मिला। कभी टाइटैनिक के हीरो के तौर पर धूम मचा चुके लियोनार्डो डिकैप्रियो को बरसों बाद फिर से बेस्ट एक्टर का खिताब मिला। वैसे बड़े बड़े कलाकार इस अवार्ड को हासिल करने की रेस में थे, लेकिन बाजी हाथ लगी हर दिल अजीज लियोनार्डो डिकैप्रियो के। खास बात ये कि जहां टाइटैनिक के हीरो लियोनार्डो डिकैप्रियो ने धमाल मचाया, तो टाइटैनिक की हीरोइन भी पीछे नहीं रही। गोल्डन ग्लोब समारोह की रात टाइटैनिक अभिनेत्री केट विंसलेट को फिल्म स्टीव जॉब्स के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया। What an incredible year for women in film, and I mean these categories are, they're so crowded and crammed with incredible skill and integrity, and I feel prouder than ever this year to be included. I really truly do. बात अगर भारतीय फिल्मों की हो, तो भारतीय फिल्में और भारतीय कलाकार इस अवार्ड समारोह में कभी रंग नहीं जमा सके। भारत की कुछ फिल्में इस समारोह में शामिल तो जरूर होती हैं, लेकिन शुरुआती दौड़ में ही बाहर हो जाती हैं। गोल्डन ग्लोब में भारत के प्रदर्शन का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पहला गोल्डन ग्लोब अवार्ड AR रहमान को स्लम डॉग मिलेनियर में उनके संगीत के लिए दिया गया था। वैसे गोल्डन ग्लोब में जिसे भी अवार्ड हासिल हुआ, वो खुशी से फूला नहीं समाया। This is truly magnificent, and I'm extremely honored to be in the company of such talented people tonight. I always wanted to be an actress. I went to acting school for many years, and
this is just the best thing that could have ever happened to me, honestly. हॉलीवुड का कोई बड़ा फंक्शन हो और सितारों के परिधान की चर्चा ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है? ऐसे अवार्ड में जितनी चर्चा सितारों के दमदार अभिनय की होती है, उतनी ही सुर्खियां उनके कपड़े भी बटोरते हैं। यही वजह है कि अवार्ड में आया हर शख्स, खासकर अभिनेत्रियां, अपनी लुक को लेकर काफी सजग नजर आईं। खैर, गोल्डन ग्लोब अवार्ड समारोह तो खत्म हो गया, लेकिन जल्द ही कई और बड़े अवार्ड्स जैसे कि ऑस्कर और ग्रैमी अवार्ड समारोह आयोजित होने वाले हैं, जिस पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। अब पेश है हमारा सेक्शन ग्लैमर अपडेट। हॉलीवुड में हर साल कई अवार्ड दिए जाते हैं, जिनमें कलाकारों को उनके बेहतर काम के लिए सम्मानित किया जाता है। लेकिन एक अवार्ड ऐसा भी है जो अच्छी नहीं बल्कि खराब फिल्मों का चयन करता है। इसका नाम है राजी अवार्ड। तो इस साल राजी अवार्ड पाने वाली फिल्म है 50 शेड्स ऑफ ग्रे। ये फिल्म एक नॉवल पर आधारित है। ये नॉवल अपनी बेबाक लेखन शैली और बोल्ड सब्जेक्ट की वजह से काफी सुर्खियों में रहा था। 50 शेड्स के नाम से बाजार में बहुत से प्रोडक्ट भी लॉन्च हुए और आखिरकार फिल्म भी रिलीज हुई। ये नॉवल भले ही सुपरहिट रहा हो, लेकिन फिल्म कोई खास कमाल नहीं कर सकी और अब तो इसे साल 2015 की सबसे खराब फिल्म माना गया है। अमेरिका में सफलता के झंडे गाड़ने के बाद अब फिल्म क्रीड यूरोप में प्रदर्शन के लिए तैयार है। हाल ही में लंदन में इसका प्रीमियर आयोजित किया गया। इसमें फिल्म के कई कलाकारों ने हिस्सा लिया, जिसमें अभिनेता सिल्वेस्टर स्टेलोन भी शामिल थे। गौरतलब है कि हाल ही में सिल्वेस्टर को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का खिताब मिला है। 69 साल के सिल्वेस्टर ने रॉकी सीरीज की फिल्मों से हॉलीवुड में तहलका मचा दिया था। वैसे मशहूर बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान भी सिल्वेस्टर के बहुत बड़े फैन हैं। हॉलीवुड की मशहूर हस्ती कैटी पेरी आजकल ऑर्लैंडो ब्लूम के साथ कुछ ज्यादा ही नजर आ रही हैं। ऐसी चर्चा है कि 31 साल की कैटी और 39 साल के ब्लूम के बीच का ये रिश्ता दोस्ती से कुछ ज्यादा ही है। ये दोनों एक अवार्ड समारोह के दौरान पूरे वक्त साथ साथ दिखाई दिए और हाल ही में इन्हें रेस्टोरेंट में देर रात तक डिनर करते हुए देखा गया। वैसे अमेरिकन सिंगर, लिरिसिस्ट और एक्ट्रेस कैटी ने अपने रिश्ते के बारे में खुलासा तो नहीं किया है, लेकिन ये बात भी पूरी तरह सच है कि भाई धुआं तो वहीं होता है जहां आग जल रही हो। नया साल आए भले ही कई दिन बीत गए हों, लेकिन हॉलीवुड में अभी तक न्यू ईयर पार्टियों का सिलसिला चल रहा है। हाल ही में मशहूर ब्रिटिश डिजाइनर स्टेला मकार्टनी ने लॉस एंजलिस में एक शानदार पार्टी दी, जिसमें हॉलीवुड के दिग्गजों का जमावड़ा लगा रहा। इस दौरान मकार्टनी ने अपने नए कलेक्शन ऑटम 2016 का प्रदर्शन भी किया। भाई इतनी बड़ी पार्टी दी है जिसमें दुनिया भर के फैशन डिजाइनर्स और बड़े बड़े कलाकार आए हों, तो ऐसे में अपना प्रचार करना तो बनता ही है। मेक्सिको की मशहूर अभिनेत्री केट डेल कैसिलो एक बड़ी मुसीबत में फंसती नजर आ रही हैं। ऐसा आरोप है कि उनके कुख्यात ड्रग माफिया एल चापो के साथ निजी ताल्लुकात हैं। एल चापो जेल से फरार चल रहा था और उसे हाल ही में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का ऐसा मानना है कि केट चुपचाप उनसे मिला करती थी। हालांकि केट ने इन सभी आरोपों को नकार दिया है। उनका कहना है कि कुछ लोग उन्हें झूठे मामले में फंसाना चाह रहे हैं। केट ने ट्विटर पर भी सफाई देते हुए खुद को निर्दोष बताया है। तो ये था दुनिया अपडेट। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज।